एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है, ठीक है, वो हम जनरली यूज करते हैं फॉर सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स, है ना। यानी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है फॉर सम काइंड ऑफ सिमेट्रिक अरेंजमेंट, तब हम इसको यूज करते हैं और ये यूजफुल भी तभी होता है। तो सबसे पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है वो क्या बोलता है, सपोज वी हैव वायर्स, पैरेलल वायर्स, इसमें करंट I1, I2, I3, I4, I5, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, हमें इन सभी वायर्स की वजह से इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे गॉस थ्योरम होता था, गॉस थ्योरम में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहीं पर हम गॉसियन सरफेस बनाना है ना। ऐसे ही जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, वहीं पर हम एम्पेयर सर्किटल लूप बना देंगे, है ना। दिस इज एम्पेयर सर्किटल लूप। जैसे उसको गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको बोलेंगे एम्पेयर सर्किटल लूप। We want to find magnetic field at this point, and the statement for ampere circuital law is B dot dl, closed integral। ये जो closed integral है, ठीक है, इसमें जो छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक लूप है ना, यानी कोई क्लोज्ड पाथ। ये जब ये इंटीग्रेशन की बात ये लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड पाथ। तो जो b डॉट dl है, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I enclosed। नाउ व्हाट इज दिस I enclosed? I enclosed का मतलब है जो आपने ये एम्पेयर सर्किटल लूप बनाया है उसके बीच में से पियर्स थ्रू करते हैं। पियर्स थ्रू का मतलब समझते हैं, जैसे सुई के अंदर धागा डालते हैं ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पियर्सिंग। तो इस लूप के बीच में से पास होके कितना करंट जा रहा है वो होता है I enclosed। This is current piercing through ampere सर्किटल लूप, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पियर्स थ्रू करके जा रहा है इसके बीच में से, वही करंट हमने लेना है ना। तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो I enclosed है वो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। अब मैंने I2 को माइनस किया है, देखिए डायरेक्शन जो है वो I2 का नीचे की तरफ है, I1 और I2 का ऊपर की तरफ है। तो किसी एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो समझो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो I1 I2 को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा उसको नेगेटिव मान लेंगे, है ना। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्शंस है उसको पॉजिटिव मानते हैं, है ना। तो अब इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। इधर देखिए बादल उड़ा लिया, पहले इसको देखिए। अब एक सपोज इनफाइनाइट वायर है, तो हमने इनफाइनाइट वायर का मैग्नीट्यूड हमने वहां पर भी कैलकुलेट किया था, जो फिक्स्ड वायर का डेरिवेशन है ना, उसमें भी था। उसमें जो आंसर आया था इनफाइनाइट का, इसमें सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, है ना। तो क्या करना है, एक वायर है इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने यहां पर r डिस्टेंस पे एम्पेयर सर्किटल लूप बना, ठीक है। अब इस एम्पेयर सर्किटल लूप में से कितना करंट पास कर रहा है, I enclosed कितना है, एक ही वायर है तो एनक्लोज्ड करंट I होगा, राइट। इसके बाद अब हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, V डॉट d म्यू नॉट I enclosed। हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि जो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं जनरली सिमेट्रिक B के लिए लगाते हैं, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो उस केस में जो B होता है ना वो कांस्टेंट होता है सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से केस। तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल से बाहर निकालना है और I enclosed हमारा है I, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, भले इंटीग्रेशन का सिंबल जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ खास इंटीग्रेशन नहीं करना है। हाँ, आपको इसका सिर्फ मतलब समझना है। इस dl का जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये dl एलिमेंट है, ये dl एलिमेंट, ठीक है, तो इस dl एलिमेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड, है ना। तो
तो ये जो सारे डीएल एलिमेंट है इनको अगर आप जोड़ दो तो पेरीमीटर बन जाएगा, है ना। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ एम्पियर सर्किटल लूप, पेरीमीटर ऑफ एम्पियर सर्किटल लूप, ठीक है। तो B into 2 pi r equals to mu naught I, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया B infinite is equals to mu naught I upon 2 pi r। अब चेक करेंगे इनफाइनाइट का पहले भी फॉर्मूला, इट ऑथेंटिकेट्स दैट ये जो फॉर्मूला है ये डेरिवेटिव से ऑथेंटिकेशन जो है ना एम्पियर सर्किटल लॉ के और भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि जो उस लॉ से आया है और इससे सेम आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम एक और कैलकुलेशन करेंगे। तो जो फॉर्मूला है ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थिक वायर, थिक वायर का मतलब है आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार वो एमसीडी या पीडब्ल्यू वाले खुदाई हो जाते हैं सड़कों के साइड पे, उसमें एक मोटी सी वायर को डालते हैं, है ना। तो इतनी मोटी थिक वायर है ना, उसकी बात हो रही है ना। वो जो थिक वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सपोज ये जो वायर है ठीक है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। अब ये जो थिक वायर है ठीक है, इसको जब आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू का मतलब है आप वायर को ऐसा करके देखो तो जो करंट वो आपकी तरफ आ रहा होगा, आपने कर जो वायर को इस तरीके से पकड़ा हुआ है ना। जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे इट विल बी लाइक दिस, ये करंट की डायरेक्शन है ना। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करनी है, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे B इनसाइड, है ना। और फिर इसी थिक वायर की वजह से बाहर सरफेस भी निकालेंगे, ठीक है, और बाहर भी निकालेंगे, ठीक है। सेंटर से r1 डिस्टेंस पे बाहर में मैंने एम्पियर सर्किटल लूप बना लिया। ये मैंने दो सर्किटल लूप क्यों बना लिए बताइए। हम पहले अलग अलग चार्ज इंक्लोजर, यस, है ना। तो यहां से इस पॉइंट का रेडियस जो है वो r है, जो थिकनेस या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है उसका रेडियस कैपिटल R है, और यहां से जो आउटवर्ड हमने एम्पियर सर्किटल लूप बनाया उसका रेडियस r है ना। रेडियस मतलब सेंटर से डिस्टेंस। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि सेंटर से r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जिसको हम B इनसाइड बोल रहे हैं, मतलब वायर के अंदर, और बाहर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी r डिस्टेंस पे जिसको हम बोल रहे हैं B आउटसाइड। ये दोनों हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, है ना। सो हमने करंट डेंसिटी में टर्म पढ़ा था करंट डेंसिटी, क्या होता है बताइए। बेसिकली क्या कहते हैं करंट डेंसिटी में चार्ज अपॉन वॉल्यूम, अगर हम क्या कहते हैं 1D में देखते हैं तब चार्ज अपॉन लेंथ नहीं, वो चार्ज डेंसिटी, मैं करंट डेंसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी। एनीवन, करंट पर यूनिट एरिया, वही बात है नहीं, J is equal to R upon E। ये हमने पढ़ा था जब हमने डेरिवेशन कर दी J is equal to सिग्मा E, याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेरिवेशन J is equal to सिग्मा E। अभी भी याद नहीं आ रहा था, नोट्स उठाकर देखिए, है ना। तो J जो है वो करंट डेंसिटी को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि करंट कितना डेंस है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन में यूनिट एरिया में कितना करंट है वो हमें J बताओ, है ना। ओके, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक,
तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना हम लगा रहे हैं b डॉट dl इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट I एम cos, है ना। मेरे को इस एम्पियर सर्किटल लूप के अंदर कितना करंट है ना, मतलब ये इतने एरिया में कितना करंट है मुझे चाहिए, है ना। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, J का यूज करेंगे। J में क्या बताता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, 2 पाई r। क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या मतलब होता है बताओगे। बेसिकली जैसे अगर वायर की एग्जांपल बोले, अगर आप वायर को काटोगे तो जिस स्पेस से करंट पास कर रहा है, राइट, है ना। जैसे ये अगर ये थिक वायर है, गुरुकुल से रख दो मैं, ये जो वायर है ठीक है, इसका अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उसके आपने परपेंडिकुलर कट कर दिया तो आपको जो एरिया दिख रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखिएगा फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, क्रॉस सेक्शन अलग होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब करंट ऐसे जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर काट दो तो आपको जो एरिया दिख रहा है दैट इज क्रॉस सेक्शन। नेमिंग भी उसकी इसी तरीके से रखी गई है। क्रॉस का मतलब काटना या परपेंडिकुलर कह सकते हो, और सेक्शन का मतलब जो आपको सेक्शन दिखाई देगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है मुझे पता करना है। तो J हमें क्या बताता है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है तो इतने एरिया में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो J इनटू पाई इनटू r, है ना। यूनिट एरिया इतना है, इतने एरिया में कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो I एनक्लोज्ड आ गया हमारे पास म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर, ठीक है, b डॉट dl इंटीग्रल। और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम जब b कैलकुलेट करते हैं इट इज जनरली फॉर अ सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। तो b जब यूनिफॉर्म होगा, b यूनिफॉर्म है तो b बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब ये जो dl का इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ एम्पियर सर्किटल लूप। तो वो यहाँ पर जो है वो 2 पाई r है, दिस इज 2 पाई r म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर। पाई और r कैंसिल आउट हो गए तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट J r बाय 2, ठीक है। ये b इनसाइड आ चुका है, तो अब इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे बात करें। आउटसाइड मैग्नेटिक, आउटसाइड मैग्नेटिक। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एम्पियर सर्किटल ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम आई एनक्लोज क्या है, आई एनक्लोज निकालने के लिए हम J को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहते हैं कैपिटल R से, मतलब पाई कैपिटल R से। क्यों, क्योंकि करंट से उसके में ही मूव रहे हैं, राइट। जब हम J into A करते हैं, A is the area of cross section, है ना, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होना चाहिए जितने एरिया में करंट है ना। तो भले ही आपने एम्पियर सर्किटल लूप इतना बड़ा बना दिया है, ठीक है, लेकिन जो करंट है वो सिर्फ इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ही है। तो आप J से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एरिया करोगे, इट विल बी पाई r स्क्वायर, क्योंकि करंट उतने ही एरिया में है ना। तो ये हो जाएगा b डॉट dl म्यू नॉट I एनक्लोज, I enclose की वैल्यू J into pi r स्क्वायर, B यूनिफॉर्म में बाहर आ गया dl का इंटीग्रेशन। dl का इंटीग्रेशन जो है, अब यहाँ पर ये dl का इंटीग्रेशन इसके क्या लिखेंगे, 2 पाई r 2 pi r1 या 2 pi कैपिटल R, 2 pi r1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लूप का पेरीमीटर होता है, इसमें हमें करंट से मतलब नहीं कि क्या करंट है क्या नहीं, बस हमें एम्पियर सर्किटल लूप का लिख देना है नॉट J पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट J r स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज द आउटसाइड।
अब यहाँ पर इधर देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस करिए, बी इनसाइड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, म्यू नॉट जे और 2 ये कांस्टेंट है, तो बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बी आउटसाइड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, क्योंकि म्यू नॉट जे और ये कैपिटल आर ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, आर इज अ वेरिएबल। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आईआईटी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसका ग्राफ पूछा था उन्होंने, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R, हमने ये लाइन बना दी। इसका मतलब क्या है कि जो r हम ले रहे हैं सेंटर से डिस्टेंस, अगर वो लेस देन रेडियस ऑफ वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब इनसाइड वाला केस होगा। इनसाइड में जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आउटसाइड की बात करें, है ना, यानी कि r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई भी चीज होती है तो उसका जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब लाइक दिस, तो इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इधर है बी, इसको आप नोट डाउन करें। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी ना, एक्स डिस्टेंस पे, तो यहां पर ना ग्राफ पूछ लेते हैं इसका, b वर्सेस x, यानी कि इस रिंग की वजह से जो मैग्नेट आ रही है एक्सिस पे, उसकी जो वैल्यू है कैसे चेंज होती है उसका अगर हम बताना, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का आएगा। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू का हाईएस्ट वैल्यू ये होती है x इक्वल्स टू r बाय रूट, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। इसका जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया था ना, मतलब जो हमने डिराइव किया है, उस फॉर्मूले को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0 पुट कर दो। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम आंसर कितने बच्चों को पता है? 1 2 3 4 सारे आदित्य को नहीं पता है। आपका पीसी दी है आदित्य, पीसीएम है आपका पीसीएम है, तो मैथ्स में तो हुआ नहीं मैक्सिमम मिनिमम, मोनोटोनिसिटी करके चेक कराएगा। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ दैट एओडी में आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको आइडिया बताता हूँ। किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ता है, और ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब इस तरीके से आप याद रखो कि ग्राफ में जहां पर कोई बम आएगा, ठीक है, उसी को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलते हैं। लोकल मैक्सिमम इसको बोल देंगे और लोकल मिनिमम इसको बोल देंगे, लाइक दिस। नीचे की तरफ, तो wherever there is a bump in the graph, ठीक है, तो उसको हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलते हैं। उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? उस फंक्शन को आप जो वेरिएबल है उसका, उसके रिजल्ट डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से कुछ वैल्यूज आएंगे। जैसे इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, कल हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसका आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहां से x की दो वैल्यूज आएंगी। तो एक प्लस r बाय रूट 2 का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे तो r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगी, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा है, x प्लस टू माइनस r। अब आप कहोगे सर ये तो नीचे हो गया, ग्राफ का मिनिमम हो गया। मिनिमम ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। और जो मैंने नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर ओ सॉरी नीचे गया है, ऊपर गया। अब देखो इसमें जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ना, चाहे आप इधर को देखो तो राइट में घूमने को इधर ही आएगा, और चाहे आप इस साइड देखो दोनों में सेम डायरेक्शन आएगा मैग्नीट्यूड,
ठीक है, तो ये r by root 2, ठीक है, r by root 2 प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू है वो मैक्सिमम। जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया था ना, वो वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस उसका होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ ऑफ रिंग मैग्नेटिक फील्ड। Next is solenoid. हम solenoid के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, राइट? ये जो solenoid है, या आपने देखा होगा पहले भी डायग्राम, है ना? एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड कप solenoid बोलेंगे, राइट? अब हमने इसकी सेंट्रल एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। We have to find the magnetic field on axis of solenoid. ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्पियर सर्किट लूप जो बनाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं A B C B। ठीक है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L और हमें यहाँ पर n दे रखा स्मॉल n, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, राइट? दिस डाटा इज गिवन। आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इसमें, आई करंट, है ना? तो स्ट्रक्चर एक इस तरीके का है, लाइक दिस स्पाइरल, और इसके एक्सिस पर हम मैग्नेट लगाते हैं। अगेन एम्पियर सर्किट लूप लगाएंगे B डॉट dl वोल्ट इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट I n। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब भी हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यानी कि हर जगह सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर जगह मैग्नेट सेम नहीं है, आउटसाइड बिल्कुल जीरो है। CD जो हमने बनाया है CD, इसमें जो DL है वो ऐसे है, DL का मतलब एम्पियर सर्किट लूप का जो डायरेक्शन होता है वो DL हम बोलते हैं उसको, ये क्या है एम्पियर सर्किट लूप की लेंथ है ना, तो DL इस डायरेक्शन है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होती है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 190 डिग्री। यहाँ पर देखोगे तो DL ऐसे है, मैग्नेट इधर भी एंगल 90 है, आउटसाइड रीजन जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो सब जगह अलग अलग सिनेरियो है। अगर इस एक्सिस की बात करें तो इसमें DL जो है उसका डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मतलब यहाँ पर DL भी सेम है, यहाँ DL परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक का सिनेरियो अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे 4 पार्ट्स में, क्योंकि B जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह, तो क्या करेंगे इसको हम A से B डॉट dl, फिर B से तो हम सोलेनॉइड के अंदर ही भी बना सकते थे एम्पियर हमारा लूप।
सी बी डी ए। आप क्या कहते हैं कि अंदर हम क्यों बना सकते हैं लूप? हाँ लूप सॉल्यूशन के अंदर लूप भी बना सकते अंदर अगर आप लूप बनाओगे, ठीक है, मान लो ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, तो आपका जो आई एनक्लोज्ड है हैं। वो आप कैसे करेंगे? It is very, मतलब next to impossible to calculate I enclosed if the rectangle is inside the solid. अगर आप imagine करना चाहते हो और उसका डायग्राम बनाओ तो मुझे बताओ कैसे, कितना हाँ आपने बीच बीच मतलब बीच की वायर ही होगी तो उसमें ऐड। हाँ, बट फिर इसमें भी तो प्रॉब्लम आ सकती है ना क्योंकि इसमें हम इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें इजीली निकाल सकते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आपने ये रेक्टेंगल छोटा बना दिया, मतलब सॉलिड के अंदर ही बना दिया, तो आप आई इनक्लोज क्या लिखोगे? है ना, क्योंकि करंट जो है उसके बीच में पियर्स करना चाहिए, वो पियर्स ही नहीं करेगा। और ये भी आप कह सकते हो कि इस रीजन में, यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 होगा, नेग्लिजिबल। इस एक से इनकम एक्सिस में नहीं है, इसके ऊपर और सॉलिड के अंदर यहाँ पर बीच में हाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया। इसके अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आएंगे। तो जो लूप है ना, ठीक है, इसके बीच में जो खाली जगह है ना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो लगभग नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर वाला भी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है फॉर द गिवन सॉलिनॉइड, ठीक है। हालांकि मुझे बस जीरो वाली बात करना था, वो आप एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के वहां पे प्रूफ कर सकते हो, वो प्रूफ अभी हम आगे देखेंगे, आए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक एक सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एबी सेक्शन की बात करें अगर, एबी सेक्शन का डीएल जो है वो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक टू इस डायरेक्शन, तो इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और ये यहाँ पर जो बी डॉट डी एम लिखा है, तो इसका डॉट डॉट होता है, डॉट 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 में cos थीटा भी आता है, तो आएगा बी डी एल cos 90। अरे ये एबी की बात करें, फिर सीबी की बात करेंगे, सीबी या फिर बीसी। यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो ये वाला सेक्शन 0 हो जाएगा ना, cos 90 भी 0, तो ये वाला सेक्शन भी 0 हो जाएगा। फिर सीजी की बात करें, सीजी का मतलब है ये डीएल नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड नीचे, तो इसमें भी एंगल 90 डिग्री है, तो बी डी एल cos 90 सी बी। अब बचा डी ए। देखो डी ए यानी कि सेक्शन की बात हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और निकल म्यू इनटू आई इनक्लोज, जब आई इनक्लोज निकालना है तो ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, ये टर्म 0 हो गया, ये cos 90 से 0 है, ये cos 90 से, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये तीनों टर्म 0 हो गए। तो अब बचा बी डी एल cos 0 डिग्री इंटीग्रल ए डी म्यू नॉट आई एन। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसको कोई डाउट? आकांक्षा क्लियर?
ओके, अब यहाँ पर आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे? देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? n टर्न है। तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? टोटल टर्न्स इन l लेंथ, l लेंथ है ना सॉलिनॉइड की, ये n into l है ना भाई, यूनिट लेंथ में n है टर्न्स, तो l लेंथ में कितने होंगे? into l। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये जो हमने एम्पेयर सर्किट लूप बनाया ना, इसमें जितने टर्न्स हैं इस सॉलिनॉइड के, इधर देखिए जितने भी टर्न्स हैं है ना, उतनी बार करंट इसके बीच में पेयर्स होकर के आ रहा है ना, लाइक दिस है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, और वो लूप के अंदर से पास होते हुए आ रहा है। तो एक टर्न, ठीक है, मतलब वो पहली बार पियर्स किया, फिर घूम के जाएगा, फिर दोबारा उधर से आएगा, सेकंड टाइम पियर्स किया, फिर दोबारा घूम के फिर तीसरी बार आएगा। तो जितनी बार वो घूम के वापस आ रहा है उतनी बार वो उसको पियर्स थ्रू करते जा रहा है। तो इसका मतलब है जितने टर्न होंगे उतनी बार करंट उसमें से पास हो रहा है। देख रहे हैं ऐसे, तो जो आई एनक्लोज है वो आपका हो जाएगा I into NN, ये टोटल टर्न, ये एक टर्न का करंट I है, ठीक है, और यहाँ पर B यूनिफॉर्म है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में B जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हमने बाहर निकाल लिया, DL का इंडिकेशन करते हैं A से B, cos 0 डिग्री 1 हो गया। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे DL का इंटीग्रेशन तो वो L आ जाएगा, म्यू नॉट n म्यू नॉट I n L, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड आ चुका है म्यू नॉट n I, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड। अब देखिए हमने इस सॉलिनॉइड वाले केस में एक जगह आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को 0 लिखा है। अब हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने अगेन एम्पेयर सर्किट लूप बना लिया, एम्पेयर सर्किट लूप। इससे पहले हमने क्या, उसमें हमने अंदर मैग्नेटिक निकालनी थी, तो हमने अंदर लूप बना लिया है ना। यहाँ हमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो हमने पूरे सॉलिनॉइड के बाहर ही एम्पेयर सर्किट लूप बना लिया। ये एक रेक्टेंगल है, नाम देते हैं इसको A B C D, ठीक है। तो जब भी हम एम्पेयर सर्किट लॉ लिखते हैं इसमें हमें आई एनक्लोज चाहिए होता है। मेन चीज यही है, आई एनक्लोज क्या होता है कि ये जो हमने लूप बनाया है इसके बीच में से कितना करंट पियर से थ्रू करके जा रहा है। अब आप इमेजिन करके देखिए, ये जो स्पाइरल हमने ये बना रखा है सॉलिनॉइड, ठीक है, इसमें से जो करंट इधर को बाहर आ रहा होगा वो करंट घूम के तो बाहर अंदर भी जा रहा है, और वो इसी एम्पेयर सर्किट लूप के बीच में से पियर्स करके जा रहा है। मतलब जितना करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा उतना वापस अंदर भी जा रहा है। दैट मींस आई एन को जब आप लिखोगे तो आई नेट आउटसाइड है ना, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n into L I है ना, और इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना एम्पेयर सर्किट लूप, सॉरी जो करंट पियर्स कर रहा है उसमें एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे दूसरे नेगेटिव मानेंगे, है ना। तो मान लो आउटसाइड वाला करंट उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो I net आउटसाइड जो है प्लस n into L which is total number of turns into I, ये ठीक है। अब जितना करंट बाहर जा रहा है वापस अंदर ही जा रहा है, यहाँ पर देखो ये बाहर आ रहा है और ये वापस अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है ये वापस अंदर जा रहा है, लाइक दिस। तो I net इनसाइड माइनस एन एल into I, तो आपका I net टोटल कितना हो जाएगा? प्लस एन एल आई माइनस एन एल आई, 0। तो आई एनक्लोज 0 है, पी हमने बाहर ले गया है ना, या एल एल या फिर कुछ भी मत लिखो आप इसको, क्योंकि इसका राइट साइड 0 है, तो जो डीएल वाला टर्म है ये तो 0 नहीं होगा, तो आपको बी को ही 0 करना है।
जो भी आउटसाइड है वो हमारा 0 है। इसका एग्जैक्ट रीजन जो ये सॉलिड है उसके बाहर मैग्नीट्यूड 0 क्यों? व्हाट इज द रीजन? I net outside is equal to I net inside, तो जो नेट पियर्सिंग करंट है वो 0 है। इसका बाहर अपना वापस अंदर चला है, तो मैग्नीट्यूड होगी ही। इसके बाद टॉरॉइड आता है। टॉरॉइड जो है वो आपके सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है, बट आईआईटी मेंस में उसके क्वेश्चन पड़ा है। हां अगर फिर भी पढ़ा दिया स्कूल 1 में यही लाइन बोली कि सीबीएसई से डिलीट किया, फिर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। आईआईटी मेंस और एडवांस में वो है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं तो हम कर लेते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। टॉरॉइड का मतलब कुछ नहीं है, आपने सॉल्वेंट को पकड़ के ऐसे एक रिंग बना दी है ना, सॉल्वेंट को ऐसे पकड़ के रिंग बना दिया आपने, तो उसी को हम टॉरॉइड बोल देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यहां पर भी हमें वही चीज करनी है, तो इनसाइड वाला मैग्नीट्यूड निकालना है, बी इनसाइड, फिर हमें निकालना है बी अलोंग द पेरीमीटर, बी अलोंग द पेरीमीटर, और एक बी निकालना है आउटसाइड वाला, बी आउटसाइड। 3 केस हमें इसमें करने होते हैं, तीनों का हमने अम्पेयर सर्किट लूप बना लिया है ना। इसके आप हेडिंग देंगे टॉरॉइड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले इनसाइड की बात करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये अम्पेयर सर्किट लूप है, इसके बीच में से तो कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, खाली पड़ा हुआ है ना, अंदर से खाली है, तो दैट मींस आई एनक्लोज्ड इज 0। तो B E L integral is equal to mu naught I equals 0। इसका मतलब B inside क्या आ गया हमारा? 0। तो टॉरॉइड के बीच वाले रीजन में मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। सेकंड केस, B outside। B outside की बात करेंगे, यहाँ पर I enclosed देखेंगे, ये भी 0 है। क्यों? क्योंकि I net inside is equal to I net outside। तो I net टोटल जो है वो 0 है। ठीक है, क्यों बना? देखो, जो हमने ये बाहर अम्पेयर सर्किट लूप बनाया है, ठीक है, इसमें सेम यही वाली चीज हो रही है कि जितना करंट बाहर आ रहा होगा, है ना, ये ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना वापस अंदर भी जा रहा है। तो I net outside is equal to I net inside, राइट? तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, I net 0, तो यहाँ पर भी B outside 0 है। ठीक है, अब बचा पेरीमीटर वाला केस, है ना, उसकी हम बात कर लेते हैं। वो 0 नहीं आएगा, ये जो टॉरॉइड है इसका रेडियस कैपिटल आर मान, ठीक है, कैपिटल आर इसका रेडियस। तो B पेरीमीटर निकालते हैं, so B नॉट ds इंटीग्रल mu नॉट I equals। क्वेश्चन में हमें वही स्मॉल n देते हैं, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n दे रखे हैं, है ना। तो टोटल करंट कितना होगा? देखिए, जो पेरीमीटर पे हमने एम्पेयर सर्किट लूप बनाया है, पेरीमीटर का मतलब है उसकी बाउंड्री के अक्रॉस, है ना, ये। तो इसमें जो नेट करंट आउटसाइड वाला होगा, है ना, यानी कि ये वाला जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, वो हमारा पियर्सिंग थ्रू करंट होगा, है ना। अब यहाँ पर बोली चीज लगेगी कि जितना बाहर आ रहा है तो अंदर आ रहा है, क्योंकि जो अंदर से बाहर आ रहा है वो तो एम्पेयर सर्किट लूप के अंदर है, लेकिन जो बाहर से वापस अंदर आ रहा है वो एम्पेयर सर्किट लूप के बाहर है। तो दैट्स व्हाई आई इनक्लोज कितना आ जाएगा हमारा, n into l, लेंथ का मतलब है पेरीमीटर जो कि 2 पाई r होगा, है ना, और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो n into 2 पाई r into i। ठीक है, यहाँ i इनक्लोज हो गया, तो इट इज n into 2 पाई r
into I, BL। तो B यूनिफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, DL बाहर आ गया, म्यू नॉट n into 2 pi r into I। DL का इंटीग्रेशन मतलब वो जो पैरामीटर है उसकी पूरी लेंथ है ना, 2 pi r यहाँ पर गया, म्यू नॉट n into 2 pi r I। 2 pi r कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड along the perimeter mu naught n I। सेम एक्सप्रेशन आ रहा है सॉलिनॉइड का, है ना, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको।